हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे एनटीए द्वारा कराए गए सीयूईटी एग्जाम के प्रश्न पत्र के ऊपर, जो कि आपके हिंदी एग्जाम से संबंधित है। ठीक है, ये प्रश्न पत्र का जो कोड है PGQP06 24 सितंबर 2021 को एग्जाम कराया गया था, जबकि ये 2 घंटे का था और 400 नंबर का एग्जाम था और टोटल इसमें 100 क्वेश्चन दिए गए थे। तो ये तो इसका पैटर्न है। अब बात करते हैं कि जो 120 क्वेश्चन दिए गए हैं और 400 नंबर के हैं, इनके जो जनरल पार्ट्स हैं, पार्ट्स ए लिखा हुआ है जनरल। ठीक है, इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 25 है और अंकों की संख्या 100 है। तो आपका ये पेपर 2 पार्टों में बटा हुआ है, जनरल पार्ट ए और पार्ट बी जो है वो हिंदी से संबंधित है। तो इस क्वेश्चंस को हल करने के बाद, इस पेपर को हल करने के बाद आपके दिमाग में एक आइडिया आ जाएगी कि किस तरीके से सीयूईटी एग्जाम को कराता है। हालांकि आपकी तैयारी चल रही होगी, लेकिन अंतिम क्षणों पर मैंने इस क्वेश्चन पेपर को उपलब्ध किया और सोचा कि इस पे एक वीडियो लेक्चर बनाया जाए ताकि आप लोगों को एक गाइडेंस मिले। तो इसको एकदम से आप सीरियसली देखिएगा, जो बच्चे सीयूईटी के एग्जाम में बैठ रहे होंगे। तो पार्ट ए के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सब इंग्लिश में दिया गया है। पहला ही सवाल यहाँ पर इंग्लिश में है कि सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन आफ्टर योर लाइफ यूजुअली चेंज। अब यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति हमें करना है। कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? प्ले, स्लीप, गो शॉपिंग, गेट मैरिड। तो इसका जो सही जवाब है चौथा ऑप्शन है कि आफ्टर यू गेट मैरिड योर लाइफ स्टाइल यूजुअली चेंज। पहला सवाल था ये। अगला जो प्रश्न है वो सिनोनिम से संबंधित है, यानी कि अंग्रेजी में जो पर्यायवाची होते हैं उससे। स्वैंकी का सिनोनिम्स क्या होगा? सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल सिनोनिम्स स्वैंकी। ऑप्शन दिया गया है पोश, पुअर, प्लेन, मॉडेस्ट। इसका जो सही जवाब है यहाँ पर स्वैंकी का ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कि पुअर होता है। अगला प्रश्न है, ये भी अंग्रेजी में है और मुहावरे से संबंधित है कि विच इज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू रेन कास्ट एंड डॉग्स। टू रेन कैट्स एंड डॉग्स, इसका मतलब क्या होगा? ऑप्शन दिया गया हैवी रेन, टू रेन नॉन स्टॉप, फाइट एमंग कैट्स एंड डॉग्स, ड्रिजलिंग। तो इसका जो सही जवाब है कि ये हैवी रेन के संबंध में मुहावरा पूछा गया है, फ्रेज है। तो आप देख रहे हैं कि पर्यायवाची, रिक्त स्थानों की पूर्ति, मुहावरे से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो भी अंग्रेजी के हैं। तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ द राइट वर्ड्स। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ही इज वेल नोन, ही इज वेरी ऑनेस्ट। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सा इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन दिया गया डिस्पाइट द फैक्ट दैट, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट, नॉट विथ स्टैंडिंग, इवन इफ। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन पहला कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट ही इज वेल नोन, ही इज वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, पहला इसका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला प्रश्न पूछा गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल एंटोनिम। एनोनिम्स मतलब हमको बताना है। वागा बॉन्ड का जो विलोम होगा क्या होगा? अनसेटल, फ्लाई बाय नाइट, एमलेस, परमानेंट। तो इसका जो सही जवाब है परमानेंट इसका एनोनिम्स होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है करेक्ट द स्पेलिंग मिस्टेक जो दिया गया है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। अपॉर्चुनिटी का दिया हुआ है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि अपॉर्चुनिटी की सही स्पेलिंग क्या हो सकती है, यानी कि हिंदी के दृष्टिकोण से देखें तो ये शुद्ध अशुद्ध की तरह यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन दूसरा है अपॉर्चुनिटी, OPPORTUNITY। जो स्पेलिंग है अपॉर्चुनिटी की सही है। इसके बाद दिया गया है कि आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। स्पिल द बीन्स, ये दिया गया इडियम स्पिल द बीन्स, इसका मतलब क्या होगा? टू बी अनटिडी, टू बी वेरी टॉकेटिव, टू रिवील समथिंग दैट इज सपोज टू बी केप्ट ए सीक्रेट, टू लीव ए प्लेस क्विकली। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि
जो सबसे लंबा ऑप्शन यहाँ पर है, टू रिवील समथिंग दैट इज सपोज टू बी केप्ट ए सेक्रेट, कोई चीज सेक्रेट रखने वाला हो, वो क्या है, स्पिल द बीन्स। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि केवल इंग्लिश का ही यहाँ पर पूछा गया है, हिंदी का कुछ नहीं है। अगला प्रश्न है, विच इज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज आउट ऑफ ब्लू। आउट ऑफ ब्लू का सबसे नजदीकी ऑप्शन कौन सा इसमें सही हो सकता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, स्ट्रेंजर, अनएक्सपेक्टेडली, टू ब्रिंग हैप्पीनेस, इमर्जिंग आउट ऑफ ब्लू कलर। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन 2 है, अनएक्सपेक्टेडली, जो दिया गया है आउट ऑफ ब्लू, जो एकदम से अनिश्चित हो। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ द राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन के साथ हमें चुनना है और सवाल पूछा गया है, अ ट्रेजरर मस्ट द मनी ही स्पेंड्स अलाउ फॉर, गिव अकाउंट फॉर, आस्क फॉर। इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि अकाउंट फॉर, ए ट्रेजरर मस्ट अकाउंट फॉर द मनी ही स्पेंड्स। ठीक है, तो देख रहे हैं कि ब्लैंक्स से संबंधित सवाल आ रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है, द फ्रेज, एक फ्रेज पूछा गया, अ हार्ड नट टू क्रैक मीन्स क्या होगा? ऑप्शन दिया गया है, एन इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, अ यूनिक प्रॉब्लम, अ सिंपल प्रॉब्लम। तो ए हार्ड नट टू क्रैक, इसका मतलब क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, अ हार्ड नट टू क्रैक मतलब अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम के बारे में यहाँ पर इसका अर्थ होगा। अगला प्रश्न है जो कि रीजनिंग टाइप का प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ग्रुप। नंबर चुनना है जो कि चारों में से अलग है। ऑप्शन दिया गया है 8, 64, 125, 28। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर 28 है, जो कि इनसे डिफरेंट है। आप देख रहे हैं कि ये सब क्या है, क्यूब है। ठीक है, क्यूब दिए गए हैं और जबकि 28 क्या है, अलग है। आप लोगों ने थोड़ा बहुत मैथ पढ़ा होगा, तुरंत इसको आप समझ जाएंगे। अगला प्रश्न है कि इन अ रॉ ऑफ ट्रीज, वन ट्रीज इज फिफ्थ फ्रॉम आइदर एंड्स एंड ऑफ द रो, हाउ मेनी ट्रीज आर दियर इन द रो। वही है, हिंदी में इसका है कि वृक्षों की एक लाइन लगी हुई है, एक वृक्ष 5वें नंबर पे है, तो कुल कितने उसमें वृक्ष होंगे? इसी टाइप से सवाल पूछा गया है। ऑप्शन दिया गया है कि 8, 9, 10, 11। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि 9 ट्री होंगे वहाँ। ठीक है ना, तो इसको इसी टाइप से आपको समझ समझ कर हल करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इंग्लिश में ये पूरा पूछा गया है, इसका आपको ट्रांसलेशन भी करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए सवाल पूछा जा रहा है, रीजनिंग से संबंधित ही है कि इफ मीन्स एक्स, एक्स मीन्स प्लस, प्लस मीन्स डिवाइडेड एंड डिवाइडेड मीन्स माइनस, देन क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है 40 गुणे 12 प्लस 3 माइनस 6 प्लस भागे 60। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा, इसका जो आंसर यहाँ पर आ रहा है, नन ऑफ दीज। ये जो भी ऑप्शन दिए गए हैं कि इसको आप अगर सॉल्व करते हैं तो 7.95 नहीं आएगा, 16 भी नहीं आ रहा है, 44 भी नहीं आ रहा है। तो इस तरीके की रीजनिंग आपने छोटी कक्षाओं के प्रवेश परीक्षाओं में भी याद किया होगा और इंट्रेंसेज के दौर में ग्रेजुएशन में भी आपने किया होगा। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए कि कैसा आया हुआ है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि चूज द करेक्ट आंसर। संख्या दिया हुआ है 39,798, 3798, 378। तो ये क्या है कि इधर अंकों में ही हेर फेर करके इनको रख दिया गया और इसको जोड़ना है, तो ये थोड़ा इजी है। और दिया हुआ है इसका जो यहाँ पर सही जवाब है, जोड़ने के बाद जो सही जवाब आ रहा है, दूसरा ऑप्शन है इसका सही जवाब कि इन तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 43,974 आएगा। इसको आप लोग जोड़कर भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि फाइंड द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 24, 36 एंड 40। हमें ऐसा कॉमन चुनना है जो कि 24, 36, 40 से मल्टीपल हो सके। ऑप्शन दिया गया 120, 240, 360, 480। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर जब मल्टीपल आप करेंगे तो 360 जो अंक है वो 24 से भी हो जाएगा, 26 से भी हो जाएगा और 40 से भी हो जाएगा। 36 से 24, 36 और 40 से हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया कि फाइंड द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाई बाय 15 इंक्रीज बाय 196। तो हमें ऐसे नंबर को खोजना है जो 15 से मल्टीप्लाई करने के बाद 196 स्टेप से हो जाता है। तो कौन सा है?
ऑप्शन दिया गया है 14, 20, 26, 28। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है मल्टीप्लाई इत्यादि करने के बाद 14 जो है वो 196, मतलब 14 में 15 का पूरा करेंगे तो शायद 196 आ जा रहा है। ठीक है, 196 इंक्रीज करना है, एक 15 इंक्रीज बाई 196। तो क्वेश्चंस इसी टाइप से सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी में अगर इन सवालों को नहीं रखा है तो जरूर रखिए, अभी थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है। अगला प्रश्न है कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव बेस्ड ऑन रिलेशनशिप। यहाँ पर दिया प्लैनेट, आर्बिट, प्रोजेक्टाइल। तो हमें से इसमें संबंधों को बताना है कौन, जैसे कि प्लैनेट का आर्बिट से हो गया, आर्बिट से, तो प्रोजेक्टाइल का क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है ट्रेजेक्टरी, ट्रैक, मिल्की वे, पाथ। एक तरीके से जियोग्राफी से ये सवाल आया हुआ है। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि पहला ऑप्शन, जैसे प्लैनेट का आर्बिट से रिलेशन है वैसे ही प्रोजेक्टाइल का है ट्रेजेक्ट्री से। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है इसमें सही है। अगला प्रश्न दिया गया है चूज द वर्ड विच इज लीस्ट लाइक द अदर वर्ड्स इन द ग्रुप। तो पिस्टल, स्वॉर्ड, गन, राइफल। तो एक तरीके से हथियारों का नाम दिया गया है, उसमें से हमें एक टाइप के वर्ड्स, अदर वर्ड्स इन द ग्रुप चुनना है कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब है कि ऑप्शन 2 स्वाड जो दिया गया है ये इन ऑप्शन में सही है। पिस्टल है, गन है, राइफल है, ये तो आप देख रहे हैं कि बंदूक के कैटेगरी में है। जो स्वाड है ये इससे क्या है, अलग टाइप का। अगला प्रश्न है चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इन द ग्रुप। अलग है, अलग कौन सा है, दिया हुआ है 21, 36, 49, 56। इसी टाइप से सवाल पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान में रखें। तो दूसरा ऑप्शन जो है जो कि डिफरेंट तरीके का है इन ऑप्शन में, तो हमको लग रहा है कि ये 7 से डिवाइड हो जा रहा है, 21 भी, 49 भी और 56 भी। तो इसी हिसाब से ये क्या है, 36 इसमें अलग हो रहा है। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट ऑफ द फाइंड आउट द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। ये रीजनिंग का एकदम से प्रश्न है कि इसमें से नंबर दिए गए हैं और उसमें मिसिंग नंबर कौन सा है। ऑप्शन दिया गया है 10, 11, 12, 13। सवाल है 1, 3, 3, 6, 7, 9 और यहाँ पर मिसिंग है 12, 21। तो कौन सा इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब यहाँ पर हो रहा है कि चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पर आएगा 13। इसमें जानते हैं कि जोड़ना पड़ता है, घटाना पड़ता है, इस टाइप से मिसिंग अंकों को हम खोजते हैं। अगला प्रश्न है जो कि कोड पर आधारित है। ठीक है, इफ ए सर्टेन कोड 20 इज रिटेन इतना, 11 इज रिटेन इतना, तो हाउ 12। मतलब कि आपने ऐसे सवालों को बहुत हल किया होगा। ठीक है, तो अंकों को हम सेट कर लेते हैं कि 20 का ऐसे दिया तो अंकों के ऊपर लिख लेते हैं ऐसे 8, 6, 3, 9, 8, 5 वैसे लिख लेते हैं, इसके ऊपर भी लिख लेते हैं, फिर मिलान करते हैं क्योंकि जो वर्ड दिए गए हैं इसी में से, इन्हीं दोनों में से लिए गए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि कैसे इसका आंसर निकाला जाता है। तो यहाँ पर जो सही जवाब है पहला ऑप्शन ही है कि 12 को हम 86320 प्राप्त करेंगे अगर कोडिंग के हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे तो। चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा गया है कि DGCA स्टैंड फॉर, मतलब कि DGCA का फुल फॉर्म क्या होगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एसोसिएशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डायरेक्टर जनरल ऑफ कास्ट अकाउंट्स, डायरेक्टर जनरल ऑफ कोल अथॉरिटी। तो DGCA का फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पर हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि इस क्वेश्चंस को जो CET है यानी NTA है इसको ड्रॉप कर दिया, इसको हटा दिया गया है क्योंकि उन्होंने विकल्प ही इसका सही नहीं रखा है। फिर भी आप अपने दिमाग में DGCA को जरूर ध्यान में रखें और मैं भी इसका आपको फुल फॉर्म, जो करेक्ट फुल फॉर्म है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आगे बात करते हैं। मेरी कोशिश है कि आप क्वेश्चंस को देख लीजिए कैसे CET में पेपर पूछे जा रहे हैं, प्रश्न कैसे आ रहे हैं, ताकि आप अलर्ट होकर उसी हिसाब से तैयारी करें। अगला प्रश्न पूछा गया, द 46th प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए के 46वें राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन दिया गया डोनाल्ड ट्रंप, जो बाइडेन, कमला हैरिस, माइक पिंस। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि करंट से भी जुड़ा हुआ कुछ सवाल आ रहा है। सही जवाब हो गया ऑप्शन
दूसरा जो है बाइडेन 46वें राष्ट्रपति हुए हैं। तो वर्तमान समय में भारत में भी कुछ बदलाव हुए हैं, तो उनको बिल्कुल ध्यान में रखें, हो सकता है कि परीक्षाओं में पूछे जाएं। अब नई शिक्षा नीति से भी सवाल यहाँ पर राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति से सवाल आ गया है। अकॉर्डिंग टू द एनईपी 2020 द स्कूल सिस्टम विल बी चेंज। अब यहाँ पर एक अनुपात दिया गया है कि नई शिक्षा नीति के तहत स्कूल सिस्टम में क्या बदलाव होंगे। ठीक है, तो 5+2+2+4 इस टाइप से दिया हुआ है। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि दूसरा ऑप्शन 5+3+3+4 वाला ऑप्शन सही है कि राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ये स्कूली सिस्टम में बदलाव हो सकता है। चलिए अगला प्रश्न है कि रशियन वैक्सीन फॉर कोविड-19 इज। रशियन वैक्सीन फॉर कोविड-19 इज। कोविड से संबंधित भी सवाल पूछ लिया गया कि रशिया द्वारा क्या कोविड के लिए कौन सा वैक्सीन बनाया गया था। ऑप्शन दिया गया स्पुतनिक 5, स्पुतनिक 6, स्पुतनिक 4। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि पहला ही ऑप्शन सही है कि स्पुतनिक 5 नाम से रशियन ने बनाया था। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि इंडियन ने किस हिसाब से बनाया था। कोविशील्ड, कोवैक्सीन, ये सब आपने लगवाया भी होगा और ध्यान भी रखिए। तो प्रश्न सामान्य तौर पर जो 25 प्रश्न आए हुए हैं इसी टाइप से हैं, तो आप अपनी तैयारी में अगर इनको जोड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जोड़े हैं तो जो भी समय बचा हुआ है उसमें जरूर इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए। अब हम बात करते हैं पार्ट बी हिंदी के ऊपर। इसमें आप देख रहे हैं कि 75 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, और ध्यान में रखिए कि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों मैंडेटरी, दोनों को जोड़कर ही मेरिट बनाई जाएगी। अब ये 75 सवाल हैं, कुल टोटल 300 नंबर के। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हिंदी में किस तरीके के सवाल पूछे गए। तो इसको आप ध्यान से देखिए। पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। लिपि देवनागरी होगी। ऑप्शन दिया गया 343, 346, 344, 342। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि इसको तो हम बहुत आराम से हल कर लेंगे। पहला ऑप्शन सही है कि 343 अनुच्छेद के अंतर्गत राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी की गई है। अगला प्रश्न है, देखिए नॉर्मल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बहुत कठिन प्रश्न नहीं है। बच्चे जैसे कई बार परेशान हो रहे थे कि कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो देखिए पूछा गया हिंदी की संवैधानिक तौर पर कब स्वीकार किया गया। हिंदी को संवैधानिक तौर पर कब स्वीकार किया गया। तो ऑप्शन आपने देखा, ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब है कि 14 सितंबर 1949 को स्वीकृत किया गया है। अगला प्रश्न है कि शिव शंभू के चिट्ठे किसकी रचना है। प्रेमचंद, बालमुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो जो बच्चे इस चैनल से पुराने समय से जुड़े होंगे वो अब देख रहे होंगे कि ये चैनल उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, नेट से लेकर प्रवक्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीईटी के, क्योंकि बार बार मैंने शिव शंभू चिट्ठे के बारे में चर्चा की है। सही जवाब है बालमुकुंद गुप्त। बहुत ही इजी सवाल पूछा जा रहा है, बहुत कठिन नहीं है। अगला प्रश्न है कि सरापा का संबंध किस काव्य धारा से है। तो आप देख रहे हैं कि काव्य धारा का नाम दिया हुआ है, आप लोगों ने बिल्कुल इसका सही जवाब यहाँ पर पकड़ लिया कि चौथा ऑप्शन सही है, सिद्ध। ठीक है, तुलसीदास ने किस भाषा में काव्य रचना की है। तो ऑप्शन दिया गया अवधी, बुंदेली, मैथिली, भोजपुरी। तो आप जानते हैं कि ऑप्शन पहला इसका सही जवाब है कि अवधी में उन्होंने काव्य रचना की है। रामचरितमानस इसी में है, हालांकि ब्रज में भी वो कई रचनाएं लिखे हैं। अगला प्रश्न है कि सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो जो ऑप्शन दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद निराला, सुमित्रानंदन पंत। तो इसमें हो गया महावीर प्रसाद द्विवेदी। और आप भली भांति जानते हैं जब आप अध्ययन कर रहे होंगे तो 1930 से 1920 के बीच में, 1903 से लेकर 1920 के बीच में सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। तो अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये चैनल आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है। निराला, जयशंकर प्रसाद, दिनकर, नागार्जुन। सही जवाब हो गया तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय काव्य शास्त्र से है। तो इतना इजी क्वेश्चन यहाँ पर बनाया गया है, बस आपको अलर्ट होकर इसका सही जवाब देना है। ऑप्शन दिया गया लॉन्जाइनस, प्लेटो, इलियट, भामा। सही जवाब हो गया भामा। ठीक है, बाकी आप कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है पूरे अच्छे से मैंने प्रैक्टिस सेट्स में आपको बताया है, बिल्कुल ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि आत्मजयी किस विधा की रचना है। कविता है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है। तो थोड़ा सा ये ऐसा प्रश्न है कि आपको सतर्क होकर इसको करना पड़ेगा। ठीक है, जल्दीबाजी में इसको नहीं कर सकते। सही जवाब है पहला ऑप्शन आत्मजयी। आपके दिमाग में आना भी चाहिए कि ये कुंवर नारायण द्वारा लिखा गया है। कुंवर नारायण का संबंध सप्तक से है। कौन से सप्तक से है कमेंट कर जरूर बताइए। अगला प्रश्न है कि प्रेम के पीर का कवि किसे कहा जाता है। प्रेम की पीर का कवि किसे कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया मीरा, रहीम, सूरदास, जयसी। तो ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा आपका जयसी। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। चिंतामणि, हिंदी काव्य धारा, हिंदी शब्द सागर, हिंदी का क्रमिक विकास। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास
प्रकाशित हुआ था। इस पर मैंने कितनी बार चर्चा कर ली होगी, तो आपके दिमाग में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि इस चैनल का महत्व आपके जीवन में कितना इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि झूठा झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन दिया गया यशपाल, भीष्म साहनी, चतुर्सेन शास्त्री, कृष्णा शोभती। सही जवाब हो गया यशपाल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रेमचंद की कहानी नहीं है। इसी को थोड़ा सा यहाँ पर हमें जोर देना है कि नहीं पूछा गया है, प्रेमचंद की कहानी नहीं है। ऑप्शन दिया कफन, ठाकुर का कुआं, ईदगाह। उसने कहा था। जो भी बच्चा थोड़ा सा सीरियस होगा ऐसे प्रश्नों को बाएं हाथ से के समान है, उसके लिए कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। सही जवाब हो गया उसने कहा था, जो कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त नाटक के लेखक कौन है। इसका सही जवाब हो गया जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है कि किस रचनाकार की कहानियां मानसरोवर के नाम से प्रकाशित हुई हैं। तो इसका सही जवाब है प्रेमचंद, जो कि 8 खंडों में बटी हुई है। बाकी आप विकल्प को भी देखते रहिए अपने हिसाब से। अगला प्रश्न है कि रस सिद्धांत का प्रतिपादक आचार्य किसे माना जाता है। रस सिद्धांत का प्रतिपादक आचार्य किसे माना जाता है। ऑप्शन दिया गया भरत मुनि, दंडी, वामन, भामह। सही जवाब हो गया भरत मुनि। उन्होंने कुल 8 रसों की चर्चा की है, ये भी कई बार एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न है कि बिल्लेसुर बकरिया किस लेखक की रचना है। बहुत ही इजी सवाल पूछा जा रहा है, हालांकि सीयूईटी के लेवल का ये कठिन ही माना जाएगा। तो इसका जो सही जवाब है बिल्लेसुर बकरिया, ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। अगला प्रश्न है गीत गोविंद की रचना किसने की है। गीत गोविंद की रचना किसने की है। सही जवाब है जयदेव। ऑप्शंस को भी देखते रहिए आप। अगला प्रश्न है कि देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर उक्ति किस कवि की रचनाओं के बारे में विख्यात है। तो थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट तरीके से पूछने का प्रयास किया है। ऑप्शन दिया गया है बिहारी, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, बिहारी के दोहों के बारे में बात की गई है। अगला प्रश्न है कि लक्ष्य ग्रंथों की रचना किस काल में हुई। बहुत ही इजी सवाल है, लेकिन बहुत ही टर्निंग पॉइंट्स वाला भी सवाल है कि आपको मालूम होना चाहिए कि लक्षण ग्रंथ की रचना किस काल में हुई। ऑप्शन दिया गया आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा, रीतिकाल में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कामायनी का प्रथम सर्ग कौन सा है। बहुत ही इजी सवाल है, फिर भी सीयूईटी के दृष्टिकोण से कठिन ही है। कामायनी का प्रथम सर्ग कौन सा है। सही जवाब है चिंता। आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बिल्कुल इसका सही जवाब आप बता देंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर हिंदी कवि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे। ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का है, आपको इसको सही सतर्क होकर करना पड़ेगा। ऑप्शन दिया शेख फरीद, निजामुद्दीन औलिया, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, वारिस शाह। तो इसके गुरु कौन थे अमीर खुसरो के, वो हमें बताना है। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है अमीर खुसरो के जो गुरु का नाम था वो है निजामुद्दीन औलिया। दूसरा ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है अष्टछाप के संस्थापक कौन थे। अब यहाँ पर सावधान होकर करना है, क्योंकि वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ दोनों का नाम दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर अलर्ट रहना पड़ेगा कि सही माने में कौन है। तो यहाँ पर ध्यान में रखें कि अष्टछाप के संस्थापक विट्ठलनाथ थे, जो कि 1565 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था इन्होंने। बहुत सारे बच्चे हो सकता है वल्लभाचार्य को ध्यान में रखे हों, लेकिन सही जवाब है विट्ठलनाथ। और ये दोनों में क्या संबंध है, पिता पुत्र का है। विट्ठलनाथ पुत्र हैं और ये क्या है, पिता है। तो खैर इसका अष्टछाप का जो सही जवाब है वो विट्ठलनाथ है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण किसने दिया था। तो प्रश्न ऐसे पूछे जा रहे हैं कि आप अगर अपने ग्रेजुएशन लेवल के क्लासेज में अच्छी जगह से पढ़ाई किए होंगे तो जितनी भी स्टोरियां टीचर्स बताते हैं उन्हीं स्टोरियों से ही सवाल पूछ लिया गया। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्षीय भाषण दिया था प्रेमचंद ने। साहित्य का उद्देश्य नाम से उन्होंने विषय को चुना था और बड़ा ही इंपॉर्टेंट उनका ये कथन रहा है, ठीक है। और उसमें उन्होंने कहा कि साहित्य जो है राजनीति के आगे जलने वाली मसाल के रूप में देखी जा सकती है। अगला प्रश्न है कितने पाकिस्तान के रचयिता हैं। कितने पाकिस्तान के रचयिता कौन है। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, कमलेश्वर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना गजानन माधव मुक्तिबोध की नहीं है। ऑप्शन दिया गया है जो उसमें जो नाम दिया गया असाध्य वीड़ा, मुक्तिबोध की नहीं है, बल्कि ये किसकी है, अज्ञेय की है। तो इसी टाइप से सवाल पूछे जा रहे हैं, इन सवालों को ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि त्रिलोचन किस काव्य धारा के कवि हैं। त्रिलोचन से सवाल पूछा गया, कई बार इनका वास्तविक नाम पूछ दिया जाता है, तो उसको भी आप ध्यान में रखिए, ठीक है। अब काव्य धारा इनका संबंध है प्रगतिवादी काव्य धारा से, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है। तो ये थोड़ी सी कठिन मानी जा सकती है अपेक्षाकृत। कोर्ट मार्शल किस विधा की रचना है। तो यहाँ पर जो सही जवाब है कि ये नाटक है, ठीक है। कोर्ट मार्शल नाटक विधा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि अरे यायावर रहेगा याद रचना की विधा कौन सी है। तो जो ऑप्शन दिया गया रेखाचित्र, संस्मरण, यात्रावृत्त, आत्मकथा। तो ये अज्ञेय द्वारा लिखा गया है और इसकी विधा क्या है, यात्रा वृत्तांत है। अरे यायावर रहेगा याद। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि याद लगा है तो ये संस्मरण हो गया, ऐसी बात नहीं है, यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। तो ऑप्शन बस आपको देखना है, सही जवाब हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी। कब प्रकाशित हुआ है सब अपने दिमाग में रखिए। अगला प्रश्न है कि अमृतसर आ गया कहानी के लेखक कौन है। अमृतसर आ गया कहानी के लेखक कौन है।
सही जवाब है ऑप्शन चौथा भीष्म साहनी। अगला प्रश्न है कि आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सही जवाब है मोहन राकेश। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वरनाथ रेणु की नहीं है? तो ऐसे नहीं वाले शब्दों को आप परीक्षा में जाइए टिक कर दीजिए, इसके बाद देखिए ऑप्शन की कौन सी रचना रेणु की नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि सही जवाब है अशोक के फूल, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अगला प्रश्न है गीतांजलि के रचयिता कौन है? ऑप्शन दिया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर, नजरुल इस्लाम, अल्ताफ हुसैनी, हाली मलिहाबादी। सही जवाब हो गया ऑप्शन पहला, गीतांजलि के रचयिता टैगोर थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार सूफी काव्यधारा से संबंधित नहीं है? तो चार नाम दिए गए हैं, कुतुबन, मंजन, उस्मान, दादू। तो सूफी काव्यधारा से नहीं है, सही जवाब है दादू, जो कि संत परंपरा में आते हैं। अगला जो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? तुलसीदास की रचनाओं को भली भांति आप पढ़िए। ऑप्शन में आपने देखा होगा, तुरंत आपके दिमाग में आया होगा कि तुलसीदास की रचना भक्तमाल जो दिया गया यहाँ पर नहीं है, ये किसकी है? नाभादास की है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि मजदूरी और प्रेम निबंध के लेखक कौन है? मजदूरी और प्रेम के लेखक जो है काफी फेमस है, हर परीक्षा में इनसे कुछ न कुछ सवाल पूछा ही जाता है। सही जवाब है पूर्ण सिंह। अगला प्रश्न है कि जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है? जूठन आत्मकथा जो कि दलित साहित्य के अंतर्गत आती है, सही जवाब है ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला प्रश्न है कि आपका बंटी उपन्यास की लेखिका कौन है? तो सही जवाब हो गया ऑप्शन जो अब आप देख रहे हैं तो मन्नू भंडारी। ये सब इस चैनल पर पहले पढ़ाया जा चुका है, और जितने बच्चे सीरियसली मेरे ऊपर विश्वास किए होंगे उनको बड़ा अच्छा लग रहा होगा कि पूरा का पूरा मैटर यहाँ से मिल रहा है। अगला प्रश्न है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है कि स्वांग किस क्षेत्र का लोक नाट्य है? स्वांग किस क्षेत्र का लोक नाट्य है? ऑप्शन दिया गया है हरियाणा, पंजाब, बंगाल, गुजरात। तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए सतर्क होकर हल करने वाला सवाल है, फिर भी इसका जो सही जवाब है वो है हरियाणा। अगला प्रश्न है लोक साहित्य की पुस्तक द लीजेंड ऑफ पंजाब 3 भागों का संकलन किसने किया है? तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए डिफरेंट टाइप का सवाल आ रहा है कि द लीजेंड ऑफ पंजाब किसने लिखा है? तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर कि आरसी टेम्पल ने लिखा है, आरसी टेम्पल। इसको आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। अगला प्रश्न है कि रचनाकार ने शिव शंभू के चिट्ठे में किस अंग्रेज अधिकारी पर व्यंग किए हैं? तो सही जवाब इसका लॉर्ड कर्जन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम। अभी कल ही के प्रैक्टिस सेट में मैंने इसकी चर्चा की थी, तो इसलिए आप जानते हैं कि कौन सी जानकारी आपको कहाँ मिल जाए पता नहीं है। तो संतन को कहाँ सीकरी आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम, तो ये किसका है? तो कुंभन दास का है। ठीक है, और मैंने बताया था कि अष्टछाप में कुंभन दास और चतुर्भुज दास ये दोनों में क्या है? पिता पुत्र का संबंध है, तो इसको ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन व्यंग्यकार के रूप में प्रसिद्ध है? निराला परसाई, प्रसाद वर्मा। तो सही जवाब हो गया हरिशंकर परसाई को व्यंग्यकार के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कुरुक्षेत्र रचना के रचयिता कौन है? कुरुक्षेत्र, सही जवाब हो गया रामधारी सिंह दिनकर। बाकी विकल्पों को भी ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है रामायणी किसकी रचना है? रामायणी किसकी रचना है? सही जवाब है कबीर की। अगला प्रश्न है पथ के साथी किस रचनाकार द्वारा रचित रेखा चित्र है? तो ध्यान में रखिए कि पथ के साथी ये रेखा चित्र के अंतर्गत आता है, सही जवाब है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है अंधा युग काव्य नाटक किस पर आधारित है? अंधा युग जो कि धर्मवीर भारती का है, 5 अंकों में है, 1954 में इसका प्रकाशन हुआ। ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी इस चैनल पर बता चुका हूं। और तो किस पे आधारित है? सही जवाब है महाभारत पर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अरस्तु का कौन सा सिद्धांत है? अरस्तु का सिद्धांत कौन सा दिया गया? ऑप्शन दिया गया अस्तित्ववाद, उदात्तवाद, विरेचन, रोमान। सही जवाब हो गया विरेचन। हालांकि आप जब सीयूईटी पीजी का सिलेबस देखेंगे तो उसमें कहीं पाश्चात्य काव्य का शास्त्र का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ इक्का दुक्का सवाल आ जा रहे हैं, तो आप पाश्चात्य काव्य शास्त्र को भी एक नजर देख लीजिए तो सेफ रहेंगे। चलते हैं आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी का पहला अखबार कौन सा है? सही जवाब है उदंत मार्टन, जो कि 1826 में प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से, और पंडित जुगल किशोर शर्मा ने इसको संपादित किया था। ये सारी चीजें ऑलरेडी मैंने प्रैक्टिस सेट और सब्जेक्टिव तौर पर आप सभी को बताया है। अगला प्रश्न है कि भक्तमाल के रचयिता कौन है? आपने ऊपर ही देखा कि भक्तमाल से संबंधित एक प्रश्न आया हुआ था, सही जवाब है नाभादास। अगला प्रश्न है कि कबीर के संदर्भ में प्रयुक्त साखी शब्द का क्या अभिप्राय है? साखी शब्द से क्या मतलब है? ऑप्शन दिया गया है, तो सही जवाब है ऑप्शन तीसरा साक्षी, यानी कि गवाह के रूप में ये प्रयुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि सिद्धों की संख्या कितनी प्रसिद्ध है? सिद्धों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? सही जवाब है 84। अगला प्रश्न है हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है पृथ्वीराज रासो, जो कि प्रैक्टिस सेट में लगातार पूछा गया है। अगला प्रश्न काफी आपको सतर्क होकर बताना है, गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग किसकी उक्ति है? सूरदास, गोरखनाथ, कबीरदास, तुलसीदास। तो इसका जो सही जवाब है
ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, तुलसीदास। और हो सकता है कि जो बच्चे नहीं ठीक से ध्यान रखेंगे तो गोरखनाथ का लगाकर आ जाएंगे, जो कि उनका गलत हो जाएगा। चलते आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि दशरथ सुत तिहुलोक बखाना राम नाम का मरम है आना, किसकी उक्ति है? ऑप्शन दिया है गरीबदास, कबीरदास, नामदेव, रविदास। सही जवाब है कबीरदास ने इसको कहा था, दशरथ सुत तिहुलोक बखाना राम नाम का मरम है आना। अगला प्रश्न है कि पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? सही जवाब है वल्लभाचार्य। तो अब आपको ध्यान में रखना है कि अष्ट छाप का संबंध किससे है? वो है आपका विठलनाथ से, और पुष्टि मार्ग का संबंध है वल्लभाचार्य से। अगला प्रश्न है कि रसखान का संबंध किस काव्य धारा से जुड़ा हुआ? तो सही जवाब है कृष्ण काव्य धारा से। अगला प्रश्न है चंडी चरित्र के रचनाकार कौन है? चंडी चरित्र एक प्रैक्टिस सेट में आया हुआ था अभी 2-4 दिन पहले जो मैंने करवाया था। इसका जो सही जवाब हो गया गुरु गोविंद सिंह। तो इसलिए आप सभी को आभास हो रहा होगा कि कितना महत्वपूर्ण विषयों को मैं लेकर आप सभी के सामने आता हूं। एक सच्चे टीचर के रूप में मैं कोशिश करता हूं कि हर एंगल से आपको बताया जाए। अगला प्रश्न है कि सुख दुख में कौन सा समास है? द्विगु, द्वंद्व, बहुब्रीहि, अव्ययीभाव समास। तो सुख दुख में द्वंद्व समास हो गया, ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, किसका कथन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कोटेशन है, परीक्षाओं में आता रहता है। सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को कहा है। अगला प्रश्न है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? तो आप भारतीय काव्य शास्त्र पढ़े होंगे तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा ये विश्वनाथ द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है कि वीर का अस्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो रसों की स्थायी भाव को बिल्कुल आप अपने ध्यान में रख कर जाइए। यहाँ पर जो सही जवाब है वो है ऑप्शन तीसरा, उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। बाकी रति है श्रृंगार का, हास्य का, क्रोध क्या हो गया? रौद्र का। तो ये सब ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? अब यहाँ पर श्रृंगार 4 तरीके से दिया गया है, इसमें से शुद्ध कौन सा है? तो शुद्ध अशुद्ध से संबंधित भी सवाल आ रहे हैं। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, श्रृंगार। देखिए इस टाइप से लिखा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से इस कवि का उपनाम एक भारतीय आत्मा है, जो कि न जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका होगा। सही जवाब है माखनलाल चतुर्वेदी। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैथिली शरण गुप्त है कि माखनलाल चतुर्वेदी। सही जवाब है माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाटक नहीं है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सी रचना नाटक नहीं है। सही जवाब है कितने पाकिस्तान। क्या है ये? उपन्यास। अभी ऊपर ये प्रश्न आया भी था कि इसके रचयिता कौन है? सही जवाब हो गया कमलेश्वर। ये सारी चीजें बिल्कुल अपने दिमाग में रखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध रीति मुक्त काव्य धारा से नहीं है? ज्यादातर पूछा जाता है कि रीति मुक्त से जुड़ा हुआ कौन है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है रीति मुक्त से काव्य धारा से संबंधित नहीं है। तो आपने ऑप्शन देखा, सही जवाब है केशवदास, जबकि बोधा आलम ठाकुर ये सब जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी कविता धूमिल की नहीं है? धूमिल की कविता यहाँ पर नहीं है। ऑप्शन दिया गया है मोचीराम, रोटी और संसद, हरिजन गाथा, अकाल दर्शन। सही जवाब हो गया नागार्जुन का है हरिजन गाथा। तो ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कितनी नावों में कितनी बार किसकी रचना है? तो जैसे ही मैंने नाम लिया आपके दिमाग में अज्ञेय का नाम आ गया हो। कितनी नावों में कितनी बार अज्ञेय द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि अशोक के फूल किस निबंध के किस लेखक के निबंध संग्रह का नाम है? अशोक के फूल, ये प्रश्न एक बार अभी ऑप्शन में आया हुआ था। यहाँ पर सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि ललित निबंध के अंतर्गत आता है। कई बार तो अशोक के फूल का प्रकाशन वर्ष भी पूछ लिया जाता है, ध्यान में रखिए 1948। अगला प्रश्न है कि मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो जैसे ही मैंने बोला आपके दिमाग में तुरंत कौन गया कि ये विद्यापति को कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि पर्दा कहानी के लेखक कौन है? पर्दा कहानी, जो कि आपको यूपी बोर्ड से होंगे तो 10वीं 12वीं में ही पढ़ने का मौका मिल गया होगा, वैसे हर पाठ्यक्रमों में शामिल रहता है। सही जवाब है यशपाल। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेखक यात्रा के लिए प्रसिद्ध है? यात्रा के लिए कौन प्रसिद्ध है? सही जवाब है राहुल साकृत्यायन। अगला प्रश्न है कि परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? परीक्षा गुरु, जो कि प्रथम हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, 1882 में इसका प्रकाशन हुआ। लाला श्रीनिवास दास इसके लेखक हैं। अगला प्रश्न है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को शूल, किसकी रचना है? सही जवाब है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने कुल 100 प्रश्नों पर चर्चा की, जिसमें से जनरल के जो प्रश्न थे 25 थे और हिंदी के आपके 75 प्रश्न थे। 2 घंटे में आपको सॉल्व करना है कुल 100 प्रश्नों को, और इनका जो नंबर है वो 400 नंबर है। इसी पर मेरिट बनेगा और इसी के अनुसार आपको केंद्रीय विश्वविद्यालय आवंटित किए जाएंगे। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए कि आज का ये जो CUET का पेपर आपने देखा, आपको एक नया गाइडेंस मिला होगा कि कैसे इसकी तैयारी करना है। खास तौर से जो पार्ट 1 दिया गया है जनरल का पेपर, उसको जरूर आप अपने ध्यान में रखिए। एक बार उसके दृष्टिकोण से 2-4 दिन जो भी बचे हैं उसमें तैयारी कर लीजिए।
तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट और लेक्चर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।